Hello everyone, Namaste and welcome to my channel. In today's video, I am going to cover the basic accounting concept called accrual. It is the most important and many of the students face trouble to understand this concept. The reason why is that accrual is the new term for the beginners. You might have learned during your 11th or 12th account course and it is a part of your syllabus in foundation. So let us start with the understanding of the accrual. To understand it, I am just going to explain you some background information about this and let us start with that. So there is one thing called fundamental accounting assumptions. So assumptions यानी कि मान लेना, हम कोई भी अकाउंट्स बनाते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये चीज़ें अकाउंट्स में फॉलो हुई हैं, ऐसे बेसिक assumptions है. तो what are the assumptions? So first one is that going concern, second one is accrual and third one is consistency. Let me explain you with the going concern. Going concern is, as the name suggests, any of the business for which we are preparing the accounts. We assume that it is going to be a continue for the lifetime, right? We don't assume that it's gonna be shut down within the 2 or 5 years. Okay, so we assume that it is going to be for the perpetual succession, right? And what if we know that it is not going to be a continued business? Then we will mention in our notes to account and the financial statements. Okay, the third one is consistency. कंसिस्टेंसी एज द नेम सजेस्ट, कंसिस्टेंसी यानी कोई भी चीज़ है उसको कंटिन्यूसली फॉलो करना. जैसे कि हमारा अकाउंट का पीरियड जो होता है अकाउंट्स बनाने का वो अप्रैल से लेकर मार्च तक का होता है. सो वी विल फॉलो दैट कंसिस्टेंटली. दूसरा एग्जांपल इज डेप्रिसिएशन मेथड. इफ बिजनेस इज फॉलोइंग द स्ट्रेट लाइन बिजनेस डेप्रिसिएशन मेथड देन वी विल फॉलो दैट कंसिस्टेंटली. उसका तीसरा एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ कि जैसे कि स्टॉक के वैल्यूएशंस की अलग अलग मेथड होती है, उसमें से जो मेथड बिजनेस चूज़ करता है इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस that they are going to follow that consistently. ठीक है. सो फंडामेंटल अजम्पशंस हम मान लेते हैं कि ये अकाउंट्स बनाने के लिए फॉलो की गई है और अगर नहीं की गई है तो ही हम उसका नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर करेंगे. राइट. नाउ वी आर कमिंग टू द मेन टॉपिक कॉल्ड अक्रूवल. अक्रूवल के समझने के लिए मैं फर्स्टली आपको दो चीज़ समझाना चाहूँगी कि एक तो जो अकाउंट्स हम बनाते हैं उसके दो बेसिस होते हैं. एक होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंट, दूसरा होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंट. ठीक है. सो टू गेट द बेसिक क्लियर ओवरव्यू ऑफ द अक्रूवल, उसको हम दूसरे तरीके में हम मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं. ठीक है. सो टू अंडरस्टैंड दैट आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू फर्स्ट द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है. सो कैश बेसिस जैसा उसका नाम है, हम समझते हैं कि जैसे ही बिजनेस के अंदर कैश आती है तब हम रिकॉर्ड करेंगे, कैश जाती है तभी ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे. राइट. सो इसमें कुछ गलत अपेरेंटली हमें नहीं लगता है, बट वाई द होल वर्ल्ड इज फॉलोइंग द अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग. राइट. सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस बाय वन बेसिक एग्जाम्पल. मान लो मेरी एक बेकरी शॉप है. ठीक है. इन दिस माई शॉप आई एम रेगुलरली परचेसिंग माई प्रोडक्ट एंड आई हैव रिटेल कस्टमर्स टू हुम आई एम सेलिंग माई प्रोडक्ट्स. राइट. नाउ at the every day morning one person coming and delivering me to my products that I am going to sell the whole day. Right. The person who is delivering me my material and the products is my supplier. Right. मान लो कि मेरा सप्लायर के साथ से बिकॉज मैं डेली उसके साथ बिजनेस का ट्रांजेक्शन्स कर रही हूँ, उसके साथ से मैं डेली परचेज कर रही हूँ. वी हैव वन बिजनेस टर्म दैट आई एम टेलिंग हिम दैट आई विल जस्ट पे यू एट द 30th ऑफ एवरी मंथ. राइट. आफ्टर 30 days ऑफ वॉट आई हैव परचेज. सो सपोज आई हैव परचेज एनी गुड्स ऑन 15th of March. आई विल पे हिम ऑन 15th of April. राइट. सो पैसे मेरे कब मेरे बुक्स में से जाएंगे? 15th of April को. अच्छा, आज मैंने परचेज़ कर लिया. अब वही की वही प्रोडक्ट को मैं आज के पूरे दिन में मेरे कस्टमर्स को मैं सेल करती हूँ. वो मुझे इमीडिएटली कैश दे देते हैं तो मैं वो सेल्स रिकॉर्ड कर देती हूँ. ठीक है. पर आज मैंने जो परचेज़ किया उसका मैंने पेमेंट अभी किया नहीं है. ठीक है. सो मेरे बुक्स में से पैसे गए नहीं हैं, सो वो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी. सो एक तरीके से ये हुआ कि कोई आपने परचेज़ किया है वो रिकॉर्ड नहीं किया, पर वही प्रोडक्ट का आपने सेल्स रिकॉर्ड किया है. So it is not giving us true and fair view of the accounts. That is why we are not following the cash basis of accounts. Now I am going to explain you the accrual base of account. So accrual का meaning क्या है? Basic term ये है कि कोई भी expense है या फिर कोई भी income है. कोई भी expense आप incur करते हो या फिर income आपकी accrue हो जाती है, generate हो जाती है, तब हम उसको record कर लेते हैं
वेदर उसका पेमेंट हमें मिला है कि नहीं मिला है। सिंपल सी ये बात है, अक्रूअल में कोई ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है नहीं, सिंपल यही चीज़ है कि एज एंड व्हेन यू इंकरिंग एनी एक्सपेंस एंड एज एंड व्हेन योर इनकम इज़ रिकॉग्नाइज्ड जनरेटेड, तब आप रिकॉर्ड कर लेते हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पेमेंट। ठीक है, सो ये मैंने डेफिनेशन लिख के रखी है। रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस एज दे आर अर्नड और इंकर्ड। इनकम अर्नड हो गई है या फिर एक्सपेंस इंकर्ड हो चुका है, तब हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे हमारे बुक्स में, उसका पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, नाउ आप आपके मॉड्यूल के अंदर आप डेफिनेशन उसके पढ़ोगे तो आई बिलीव दैट यू विल गेट एबल टू अंडरस्टैंड। अभी मैं आपको आगे समझाना चाहूँगी कि अक्रूअल की वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या इम्पैक्ट आती है, उसके बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट आती है, पीएनएल में क्या इम्पैक्ट आती है, ऐसे एक्सपेंस और इनकम की जर्नल एंट्रीज कैसे होती है, एक्सेट्रा। ठीक है, सो मान लो वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ वन एक्सपेंस। वो एक्सपेंस का नाम है सैलरी। ठीक है, जैसे हमने पहले अज्यूम किया था, एक मेरी बेकरी शॉप है, वहाँ पे हम वापस से चले जाते हैं। अब मेरी शॉप के अंदर मैंने 3 से 4 मेरे एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं। वो एम्प्लॉयज़ के मैंने बोल के रखा है कि भाई आई विल पे यू द सैलरी ऑन 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, सो जनवरी मंथ में मेरे एम्प्लॉयज़ ने जो वहाँ पे काम किया उसका सैलरी मैं उन लोगों को दे दूँगी बाय 10th ऑफ फरवरी। ये जनरल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी ये एग्जिस्ट होता है, ऐसे ही टर्म्स में काम होता है। सो अब हम मार्च में अकाउंट का जो फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो कौन सा होता है, 1 अप्रैल से लेके मार्च तक का। ठीक है, सो नाउ अज्यूम दैट वी आर सिटिंग ऑन द मार्च 2021। अब मार्च महीने की जो सैलरी है मेरे एम्प्लॉयज़ की, वो उनको मैं देने वाली हूँ कब, बाय 10th ऑफ अप्रैल। अब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट का जो कट ऑफ डेट है वो क्या कब बनेंगे, 31st ऑफ मार्च। मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताएगा, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू अप्रैल 20 से लेके मार्च 2021 के। मेरी बैलेंस शीट क्या रिफ्लेक्ट कर रही होगी, पोजीशन एज ऑन 31st ऑफ मार्च 2021, राइट। सो इन दिस करंट सिचुएशन सैलरी का एक्सपेंस है, मार्च का सैलरी है। अब ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल मार्च के अंदर मेरा एक्सपेंस क्या हो चुका है, इंकर हो चुका है। ठीक है, पर उसका पेमेंट मैं कब करने वाली हूँ, आफ्टर ईयर एंड, राइट। सो ये एक्सपेंस इंकर हो चुका है, उसको मेरे ईयर एंड मार्च 2021 में मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कॉल्ड अक्रूवल, जिसको अलग तरीके से हम बुलाते हैं मर्केंटाइल बेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगी। कोई भी एक्सपेंस होता है और या फिर इनकम होती है, एक्सपेंसेस नॉर्मली क्या होते हैं, डेबिट। जब एक्सपेंस इनकर होता है तब हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जब एक्सपेंस कम होता है तब हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, सेम वे कोई इनकम हम होती है वो नॉर्मली हम क्या करते हैं, क्रेडिट। सो इनकम जब बढ़ती है तब हम क्या करेंगे, क्रेडिट, और इनकम कम होती है तब हम क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, सेम वे असेट का देखते हैं। कोई भी असेट होती है उसका डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी होती है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो असेट का जब डेबिट बैलेंस होता है और असेट जब बढ़ती है तब हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, असेट बढ़ेगी तब हम क्या करेंगे, डेबिट, और असेट कम होगी तब हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, सेम वे कोई लायबिलिटी होती है वो बढ़ती है तब हम क्या करेंगे, क्रेडिट। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब वो बढ़ेगी तब हम क्या करेंगे, क्रेडिट, और जब वो कम होगी तब हम क्या करेंगे, डेबिट। सो ये एक बेसिक चीज़ है आप लोगों के लिए समझने के लिए, यू कैन नोट डाउन दिस थिंग। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मेरा सैलरी का एक्सपेंस है, मार्च महीने की सैलरी है,
सो मार्च के अंदर मेरी बुक्स के अंदर क्या एंट्री पास होगी, लेट्स डू दैट। इन द मार्च मेरी सैलरी का एक्सपेंस इंकर हो चुका है और एक्सपेंस हुआ है और एक्सपेंस हो हमें रिकॉर्ड करना है, तब हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। ओके, सो आई विल डेबिट सैलरी एक्सपेंस अकाउंट, ठीक है। एंड अभी मेरे पास पेमेंट तो हुआ नहीं, आई हैव नॉट पेड द मनी एज ऑन 31st ऑफ मार्च, पर हाँ मुझे किसी को पेमेंट करना बाकी है जो मुझे कर देना चाहिए पर मैंने किया नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड लायबिलिटी, ठीक है। कोई एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस के रिगार्डिंग मुझे किसी को पेमेंट करना है और वो मैंने नहीं किया है, देन इट इज़ योर लायबिलिटी। मेरी कोई इनकम है एज ऑन 31st ऑफ मार्च तक की मेरी क्या हुई है, अर्नड हो चुकी है, पर वो मुझे अभी तक मिली नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड असेट, ठीक है। इनकम मिलनी चाहिए पर मिली नहीं है, इट्स कॉल्ड असेट। एक्सपेंस देने चाहिए, वो अभी हमने दिए नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड लायबिलिटी। और बिकॉज ये हमें विद इन द नेक्स्ट 30 डेज़ में पेमेंट मिलना या करना है, तो इसीलिए हम उसको करंट लायबिलिटी या करंट असेट्स के हेड में दिखाएंगे। इज़ दैट क्लियर? ओके, सो नाउ मार्च की जो है मेरी सैलरी मुझे पे करनी है पर मैंने की नहीं है, सो दैट इज़ माई लायबिलिटी। आई विल रिकॉर्ड दिस एज सैलरी पेएबल अकाउंट। ठीक है, अभी सैलरी एक्सपेंस है वो मेरे P&L में हम रिफ्लेक्ट करेंगे और सैलरी पेएबल इज माई लायबिलिटी, सो वी विल शो दैट एज इन बैलेंस शीट एज करंट लायबिलिटी, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। ये जर्नल एंट्री हमने कब पास की, तो मार्च महीने की जो सैलरी जब ड्यू होती है 31st मार्च को, तब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। सो डेट ऑफ दिस जर्नल एंट्री (2021), ठीक है। अभी एक्चुअली में जब मैं पेमेंट करूँगी मान लो ऑन 10th ऑफ अप्रैल को, तब मेरे पास से कैश या बैंक कम हो जाएगी, ठीक है। और कैश और बैंक इज़ अवर असेट, तो कैश या बैंक जो हमारी असेट है वो कम होती थी, हम क्या करते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। और सामने जो मेरी सैलरी पेएबल नाम की लायबिलिटी थी वो भी कम हो रही है, ठीक है। और लायबिलिटी जब हम कम करते हैं तब हम उसको क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। सो व्हाट आई विल पास द जर्नल एंट्री ऑन 10th ऑफ अप्रैल 2021। ये लायबिलिटी कम हो रही है, सो आई विल डेबिट दैट अकाउंट और मेरे पास से कैश और बैंक नाम की जो असेट है वो मेरी असेट कम हो रही है, सो आई विल क्रेडिट दैट असेट, राइट। सो टू if I am paying by check, then I will credit respective bank account. If I am paying by cash, then I will credit what, cash account. So this is the concept called, ये अक्रूवल के साथ लिंक्ड है। अगर ये अक्रूवल नाम का कंसेप्ट नहीं होता, कैश बेसिस का कंसेप्ट होता है, तब ये कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। जब हम पेमेंट करते हैं तब सिंपली हम सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे 10th अप्रैल को, जो प्रैक्टिकल रियल लाइफ में हम फॉलो नहीं करते हैं। अगर अक्रूवल का कंसेप्ट नहीं होता तो प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर, ये सारे कोई कंसेप्ट नहीं होते, ठीक है। ये आज आपने समझा अक्रूवल की क्या इम्पैक्ट होती है, उसका हमने एग्जाम्पल लिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के साथ। ये चीज़ को आप, ये भी आपने इसके साथ आपने ये भी समझ लिया व्हाट इज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और उस एक्सपेंस को हमने अक्रू कैसे किया, उसकी बुक्स में कैसे एंट्री आई, ठीक है। Now I am just showing you the extract of balance sheet to understand where we will show this impacts on our balance sheet, right? Now
ठीक है। एक्सट्रैक्ट यानी भाग, हम थोड़ा सा सिर्फ इसका हिस्सा ही बना रहे हैं, इसलिए आई हैव यूज्ड वर्ड एक्सट्रैक्ट। तो हम P&L का थोड़ा एक्सट्रैक्ट, हम इसकी कहाँ कहाँ क्या इम्पैक्ट आएगी ड्यूरिंग द ईयर अप्रैल 20 टू मार्च 21, एंड बैलेंस शीट एज एट 31 21 को हम कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। सैलरी मेरा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा इनकम और एक्सपेंस हम कहाँ पे दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में, और असेट्स एंड लायबिलिटीज हम कहाँ पे दिखाते हैं, बोले कि बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है। ओके, बैलेंस शीट के अंदर ये कैपिटल और लायबिलिटी का हिस्सा है, और ये असेट साइड है, ये एक्सपेंस की साइड है, और ये इनकम की साइड है। ठीक है। सैलरी इज़ माई एक्सपेंस, जर्नल एंट्री में हमने सैलरी एक्सपेंस को डेबिट किया है, यहाँ P&L में एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड आते हैं। ठीक है। सो आई विल डेबिट टू सैलरी एक्सपेंस अकाउंट, सपोज अमाउंट इज 10,000 रुपीज़। ठीक है। सो आई विल डेबिट दिस। और सैलरी पेएबल, मुझे किसी को पैसे देने थे जो मैंने अभी तक दिए नहीं है, सो दिस इज़ माई लायबिलिटी, एंड मैं उसको विद इन द पीरियड ऑफ 6 और 12 मंथ्स में मैं पे करने वाली हूँ, सो दैट इज़ माई करंट लायबिलिटी। ठीक है। सो करंट लायबिलिटीज़ जो होती है हम बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाएंगे, पहले कैपिटल आता है, फिर नॉन करंट लायबिलिटी आता है, एंड उसके नीचे करंट लायबिलिटी आता है। उसके हेड में आई विल शो सैलरी पेएबल अकाउंट। दिस इज सपोज 10,000। ठीक है। सो दिस इज द इम्पैक्ट ऑन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर एंड मार्च 2021, राइट। सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन वन अनदर वे। हम अब इनकम के रिगार्डिंग का पार्ट समझेंगे। ठीक है। ओके, सो नाउ लेट स्टार्ट विथ समथिंग रिगार्डिंग इनकम। अगर इनकम होती इसकी जगह पे तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती, और उसको हम बुक्स में कैसे उसको रिफ्लेक्ट करते, राइट। सो लेट स्टार्ट विथ दैट। सपोज I have one property which I have rent out to one person, and that person paying me rent on every 5th or 10th of the next month. ठीक है। सो अभी सेम में मेरी क्या इनकम है, रेंट की इनकम है, राइट। वो जो लेसर है वो मुझे पेमेंट कब करता है, टेनेंट जो है वो मुझे पेमेंट कब करता है, बाय द 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो सेम वे मार्च महीना है, उसका रेंट मुझे मिलने वाला है 10th ऑफ अप्रैल 2021। मेरी इनकम अकर हो चुकी है। ठीक है। मुझे इनकम मिलनी चाहिए। ठीक है। ऑफ द मार्च मंथ, 31 मार्च को मेरी इनकम रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, मुझे इनकम मेरी जनरेट हो चुकी है। सो आई हैव टू रिकॉर्ड दिस माई ईयर एंड मार्च 2021, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद द जर्नल एंट्री। सपोज रेंट है 5,000 रुपीज़ का। ठीक है। नाउ जर्नल एंट्री क्या होती इनकम मुझे मिलनी चाहिए। अब इनकम है मेरी, पहले तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। सो आई विल जस्ट फर्स्ट क्रेडिट टू रेंट अकाउंट। पर पैसे तो मुझे अभी मिले नहीं है, तो सामने में कैश और बैंक अकाउंट तो डेबिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सो व्हाट आई विल डेबिट दैट, रेंट रिसीवेबल अकाउंट। आगे मैंने क्या सिखाया था कि जब कोई मुझे पैसे मिलने चाहिए, वो मिले नहीं है, किसी के पास से पैसे आने चाहिए पर अब तक आए नहीं है, सो दैट इज़ माई असेट। किसी को पैसे हमें देने हैं, वो हमने नहीं दिए, सो दैट इज़ माई लायबिलिटी। ठीक है। पैसे आने चाहिए, अभी तक आए नहीं है, वो मेरी असेट है। कैसी असेट है, करंट असेट्स है। उसको हम अलग तरीके से क्या बोल सकते हैं, इनकम रिसीवेबल। इनकम रिसीवेबल जो है वो कौन सी इनकम है, रेंट रिसीवेबल। और दूसरी चीज़, असेट जब बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे वो क्या हुआ, डेबिट। ठीक है। सो आई विल डेबिट
5000। ये हो गई मेरी जर्नल एंट्री। ये एंट्री मैं कब पास करूँगी? एज ऑन ईयर एंड मार्च 2021, 31 मार्च को आई विल पास दिस एंट्री, राइट। सो 31 मार्च को हमने ये एंट्री पास की। अब जब एक्चुअल में ऑन 5th ऑफ अप्रैल जब मुझे रेंट मिलेगा तब क्या होगा? मेरे पास कैश आएगी, कैश में मुझे रेंट मिला है। सो कैश बीइंग असेट जब बढ़ रही है हम उसको क्या करेंगे? डेबिट, ठीक है। सो 10th अप्रैल 2021 कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। मुझे 5000 रुपीज़ मिले हैं। अच्छा, अब ये जो असेट थी, किसी के पास से पैसे मुझे मिलने वाले थे वो मुझे मिल गए हैं। सो नाउ दिस असेट नीड टू बी क्लोज डाउन, उसको हम रिड्यूस कर देंगे। अब वो हमारे पास सामने दूसरी असेट आ गई है, ठीक है। सो ये असेट का अकाउंट हम क्या कर देंगे? क्लोज। सो व्हाट आई विल क्रेडिट हियर? रेंट रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है। अब हम वापस से देखते हैं इसकी इफ़ेक्ट्स कहाँ कहाँ पे आएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। एज ऑन 31 मार्च ये मेरी इनकम हुई है। इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ पे दिखाते हैं? क्रेडिट साइड, ठीक है। सो आई विल शो दिस एज टू रेंट इनकम 5000। ये चीज़ हमें यहाँ पे अभी नहीं दिखानी है बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग दिस P&L एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंड मार्च 2021, राइट। सो ये जर्नल एंट्री को हम यहाँ पोस्टिंग के लिए इग्नोर करेंगे, राइट। अब दूसरा चीज़ क्या है? रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल क्या है मेरे लिए? असेट। तो वो बैलेंस शीट में कौन से साइड आएगा? असेट की साइड। सो बैलेंस शीट के में टॉप में क्या होता है? फिक्स असेट। उसके बाद नीचे क्या आता है? करंट असेट्स। उसमें आई विल शो रेंट रिसीवेबल 5000, ठीक है। दैट्स ऑल। इसके साथ हम दूसरा 2 कंसेप्ट और भी लिंक कर सकते हैं, सन्ड्री डेटर और रिसीवेबल का भी, सन्ड्री डेटर एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स का भी। अगर अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग नहीं होता तो सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर्स का भी कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है। यही कंसेप्ट के साथ दूसरे 2 कंसेप्ट भी जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल सन्ड्री डेटर एंड सन्ड्री क्रेडिटर। अगर ये अक्रूवल का कंसेप्ट नहीं होता तो सन्ड्री क्रेडिटर या डेटर का भी नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती। सो दिस इज़ व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ अक्रूवल, ठीक है। This is the most important. I am saying it's important. It doesn't mean it's difficult, right? It is very important in real practical world also and for your academic purpose also. Thanks for watching the video till end. Bye bye.